IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, एक काफी विवादास्पद विषय जो रहता है अक्सर, उसके बारे में आज चर्चा करनी है। ये रिजर्व बैंक और सरकार के रिश्ते के बारे में। हाँ, पिछले कुछ सालों से जब से उर्जित पटेल गए और आज विरल आचार्य ने भी रिजाइन कर दिया, तो एकदम टाइमली टॉपिक है शायद। हाँ, और मैं अपने रीडर्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके रेजिग्नेशन में हमारा कोई हाथ नहीं था। हम लोग एपिसोड बनाना चाहते थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया हम लोगों ने। बिल्कुल पर बिल्कुल। हाँ, उन्होंने रेजिग्नेशन किया। तो ये काफी टाइम से चल रहा है कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है और डेप्यूटी गवर्नर है, वो सरकार के विचारों से इत्तला नहीं रखते, और सरकार के लोग बोलते हैं कि आरबीआई हमेशा कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। तो इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत है, और मुझे तो बहुत कम मालूम है। और वो जो मोटा मुद्दा है कि रिजर्व बैंक ने बहुत सारा पैसा दबा के रखा है, अगर सरकार को दे देगा तो क्या चला जाएगा उसका। हाँ, वो सबसे बड़ा विषय है जो इस विवाद का कारण है आज की डेट में। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हम लोग लेकर आए हर्ष वोरा को। हर्ष अहमदाबाद में बेस्ड हैं, एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, मिंट अखबार में अक्सर लिखते हैं फाइनेंशियल मामलों पर। और हर्ष तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के एलुमनस भी है। तो हर्ष, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सौरभ। आई एम वेरी एक्साइटेड। यहाँ आप लोगों से ये मौका मिल रहा है आरबीआई गवर्नमेंट के बीच में, सरकार के बीच में जो तनाव जो है अभी करंटली, एक्चुअली हम देखें तो ये नए नहीं है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन काफी दिलचस्प विषय है डिस्कस करने के लिए। और काफी सारी चीजें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो मैं तक्षशिला के कोर्स, जो पीजीपी कोर्स है, उसमें सीखा था। और ऑफ कोर्स प्रणय आपके नीचे और गोविंद राव जो की मेंबर थे 14th फाइनेंस कमीशन के, तो उनके अंडर में, उनकी मेंटरशिप में जो सीखे हैं, उस पर्सपेक्टिव को, उस थीम को आगे रखते हुए अपने आज होपफुली जो ये इश्यू है, जो तनाव का गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, वो अपने एनलाइटन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शुरू मैं सोच रहा था शुरू से करेंगे। तो ये एपिसोड हो रहा था तो मैंने सोचा जरा सबसे पहले थोड़ा वो आरबीआई का 1934 का एक्ट देखते हैं। तो एक्ट वैक्ट तो हम क्या पढ़ेंगे, हमने प्रियम्बल मैंने सोचा देखता हूँ। तो 6 मार्च 1934 में एक्ट जो है वो आरबीआई बना है। और उसमें बड़े उन्होंने अच्छे से लिखा है कि आरबीआई हमने इसलिए बनाया है कि हम इंडिया का जो है मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देने के लिए, कि भाई यहाँ पे, और मॉनेटरी सिस्टम बेसिकली हो गया इन्फ्लेशन और करेंसी रेट, राइट। टिपिकली यही दो चीजें लोग सोचते हैं कि भाई करेंसी स्टेबल रहे, इसके लिए। तो उन्होंने, और उस समय उन्होंने ये बोला है कि अभी भाई दुनिया में करेंसी सिस्टम, ये ब्रेटन वुड से पहले की बात है, तो उस समय करेंसी वरेंसी जो है सिस्टम दुनिया भर का थोड़ा सा उथल पुथल में ही है, तो ये एक टेम्परेरी मेजर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 1934 का टेम्परेरी मेजर है जिसका नाम है आरबीआई। अरे ठीक है। तो मतलब अंग्रेजी में एकदम ऐसे लिखा है कि इट इज एक्सपीडिएंट टू मेक अ टेम्पररी प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है। तो उस तरह से आरबीआई बना। तो ये मैं समझना चाहता हूँ। तो अब हिंदुस्तान जो है आजादी से पहले तो ब्रिटेन का ही पार्ट था। तो ब्रिटेन ने उस समय, मतलब आप आज की डेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना भाई, आप कोई कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर में अगर हक जमा ले तो फिर वहां पे उसी का सारा रूल्स, कानून, करेंसी वगैरह उसी की होनी चाहिए। तो इंडिया में भी रुपया क्यों चलता रहा? ये उन्होंने भी हमारे यहाँ पाउंड क्यों नहीं लगा दिया? फिर हमारे यहाँ अलग से आरबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी करेंसी अलग थी, इसीलिए उनको करेंसी स्टेबलाइज करनी पड़ी ना। ये बहुत दिलचस्प सवाल है सौरभ, एंड आई होप हमें भी एक्चुअली देखना पड़ेगा कि पहले किसी ने एकेडमिक इंटरेस्ट से इस पे ये सवाल को एक्सप्लोर किया है या नहीं। पर अगर सिर्फ हम इसको ऊपर से एक्सप्लोर करें तो जैसे हमारे भी पहले जैसे बात हुई कि ब्रिटेन का जो मॉनेटरी यूनियन का आइडिया है वो 20th सेंचुरी तो नहीं, 20 शताब्दी नहीं, पर 19 शताब्दी में भी 1826 मेरे ख्याल से, तभी ओशनिक रीजन्स में, जैसे कि
ये वेस्ट अफ्रीका है फॉर एग्जांपल। तो वेस्ट अफ्रीका में ब्रिटेन ने ट्राई किया था मॉनेटरी यूनियन स्टर्लिंग लागू करने के लिए। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में भी 1860 तक उन्होंने सोचा था थोड़ा कि भाई इंडिया में भी ये लागू करे या नहीं, पर शायद मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण से, या इंडिया के, जैसे प्रणव ने बोला कि इंडिया के कल्चर काफी डिफरेंट हो जाता है, और इंडिया में ऑलरेडी रुपया चल रहा था तभी, तो उस कारण से शायद कंक्लूजन पे वो लोग आए हो कि हमें शायद जरूरत नहीं है ब्रिटिश इंडिया में अभी। आई थिंक आपके कुछ थॉट्स इस पे? पता नहीं, मुझे भी मतलब अटकलें ही हैं कोई। मुझे पता नहीं कि उन्होंने सोच समझ के ऐसा किया है, या एक तो सोच समझ ऐसे भी हो सकती है कि भाई दो इकोनॉमी, और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटी सी कंट्री थी जिसके ऊपर कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने आके। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी था, ऑलरेडी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था। तो भाई जब आप आए हो, जो चल रहा है चलने दो, है ना। मतलब ऐसे ही एक कंट्री को ऑक्यूपाई करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो जब चल रहा है, जो चीज ठीक से चल रही है, आप सिर्फ ऊपर से उस पर कब्जा कर लो, उसको पूरा का पूरा उथल पुथल करने की क्या जरूरत है। दूसरा, मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल रीजन ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप दो बड़ी डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज में करेंसी सेम कर दें, तो इन्फ्लेशन जो है दोनों कंट्रीज का बहुत फर्क होगा। जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है, राइट, एक ही करेंसी है, अलग अलग टाइप की कंट्री है। तो ग्रीस और जर्मनी में एक ही करेंसी होने से काफी दिक्कत हो गई। आप मॉनेटरी पॉलिसी तो वहां पे लागू कर सकते हो, पर फिर फिस्कल पॉलिसी, अब कैसा होता है कि सब कंट्रीज में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का हार्मोनाइजेशन होना जरूरी होता है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में ये एक चैलेंज आ रही है कि वो हार्मोनाइज हो नहीं पा रहा। कुछ मतलब हार्मोनाइज नहीं हो पा रहा कैसे, मतलब हर्ष थोड़ा बताइए। और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को आप कैसे डिफाइन करते हो? फिस्कल पॉलिसी क्या हुई और मॉनेटरी पॉलिसी क्या हुई? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी ये हुई कि जिनके कारण सेंट्रल बैंक जो है, जिनको लेके मनी का कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, ये दोनों डिसाइड करती है। यानी इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, मुद्दे की बात। यानी हाँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो एक टूल हो गया जिनसे मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करते हैं वो लोग, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करते हैं। सो इंटरेस्ट रेट एक टूल हो गया, पर बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो हम देख सकते हैं कि भाई मनी जो अवेलेबल कितना है जैसे कि इकोनॉमी में, या मनी का कॉस्ट कितना है, और वो कॉस्ट को बढ़ाए कम करे, मनी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाए कम करे, उसको देखना। क्योंकि कैसे होता है कि अगर मनी का कॉस्ट, फॉर एग्जांपल मनी का भाव जो है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अगर वो ज्यादा कम है, तो क्या होगा कि इकोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट लो होंगे, तो नेचुरली कंपनीज है या कंज्यूमर्स है, वो लोग लोन ज्यादा लेंगे। अगर लोन ज्यादा लेंगे तो उसको कंपनीज होगी तो इन्वेस्ट करेगी, मशीन्स खरीदेगी, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, अब उनको वेजेस देगी, राइट। अब वेजेस देगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कंज्यूमर्स अगर लोन इंटरेस्ट रेट कम होगा, कंज्यूमर्स भी स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे तो अगेन फिर इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना होती है। मतलब ओवर टाइम इकोनॉमी हीट अप होती है एंड इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। पर दूसरी चीज ये भी है कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हाई हो, तो क्या होता है कि फिर ग्रोथ कम हो जाती है, बिकॉज कंज्यूमर स्पेंड कम करेंगे, कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कम करेगी, राइट। तो इनसे क्या होता है कि फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा सेंट्रल बैंक का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इतना भी कम ना कर दे कि इन्फ्लेशन बढ़े, पर इतना ज्यादा भी ना रखे कि ग्रोथ कंस्ट्रेंट रहे। तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी काम आती है। और जैसे इंटरेस्ट रेट है मैनेज करना, या फिर दूसरे भी और कोई चीज है जिसके बारे में, और टूल्स है जिसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। और फिस्कल पॉलिसी ये होती है कि जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जो सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं होती। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली उससे लेना देना है कि जैसे बजट, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, तो इतना स्पेंड करना और रेवेन्यू कहाँ से लाना, कैसे लाना, वो फिस्कल पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट और यूजुअली ग्रोइंग इकोनॉमी में सबसे बड़ा ये सवाल है कि हम अपने बजट में घाटा कितना कर सकते हैं। फायदा तो कोई नहीं करता जनरली, जर्मनी को छोड़ के शायद लेकिन बाकी सब देशों को देखना होता है कि हम कितने घाटे में जी सकते हैं कि भाई जो ग्रोथ है आगे की वो पिकअप, वो हमारा आज का घाटा जो है वो निभा लेगी।
सही बात है। मतलब फिस्कल पॉलिसी स्पेंडिंग अच्छा है नहीं अच्छा है वो तो हम इकोनॉमिक्स पे छोड़े, पर ट्राई यही होता है फ्रॉम गवर्नमेंट की साइड से कि भाई हम स्पेंडिंग बढ़ाए, ताकि स्पेंडिंग बढ़ाए तो दो चीज है, एक तो वोट मिल सकते हैं आगे जाके, दूसरा ये है कि भाई इकोनॉमिक ग्रो भी कर सकते हैं। स्पेंडिंग के अगर एकेडमिक रीजन हाँ, देखे ये तो जैसे भाई कि आज होम लोन उससे लेके थोड़ा घर स्पेंड बना लो, या फिर बिजनेस में आज इन्वेस्ट कर लो, ताकि वो कल हो। जो ग्रोथ है वो आज के खर्चे सही को बात है, जस्टिफाई करेगी किसी तरह से बेसिकली। सही बात है। तो ये हो गया फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, वो दोनों को हार्मोनाइज करने की जो हमारी बात थी, तो ये होता है कि भाई फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को जो है फिस्कल पॉलिसी को ऐसे लेके चलना है, और सेंट्रल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे लेके चलना है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा इतना कम कर दिया कि भाई इकोनॉमी तो आगे बढ़ रही है, लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर सामने इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो सेंट्रल बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान में रखते हुए, और फिस्कल गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ध्यान में रखते हुए, दोनों को कैसे साथ में चलना है, दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट को साथ में, जैसे हमारी शादी होती है ना, शादी में हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग होते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, तो दोनों को साथ में दोनों के इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे कैसे बढ़ना है, वो हार्मोनाइजेशन की हम कि उसको एक बेसिकली तरह से हम क्योंकि देख सकते हैं। एक एक सीधा जो मेरे को दिखता है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो घाटा है वो उसको उसको कर्जा लेके पूरा करना पड़ेगा, और अगर आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट हाँ रेट बढ़ा दे तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ जाता है। तो ये तनाव नेचुरल तनाव है, और शायद अच्छा तनाव है मेरे ख्याल से कि ये हाँ तनाव होना चाहिए। तो आजादी से पहले वाली हाँ बात फटाफट खत्म कर देते हैं, लेकिन तो शायद पहले तो ब्रिटेन को तो था हाँ कि भाई हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट करना है, तो उनका काम था, हम तो कॉलोनी थे भाई, हमारा एक ही काम था कि इंग्लैंड को हम कैसे अमीर बनाए, है ना। तो लेकिन शायद इंग्लैंड राइट। को ये चाहिए था कि हमको एक्सप्लॉइट करना है, मार नहीं देना, मतलब मरी हुई कॉलोनी किस काम की, है ना। तो किस इतना काम की? हेल्दी रखो कि उसके उसको एक्सप्लॉइट कर सको, लेकिन इतना भी कमजोर मत कर दो कि मरी जाए तो फिर तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो तो आपको आपको एक सही ऐसा बात है। बैलेंस रखना है एक्सप्लॉइटेशन के टाइम में। पर उस समय भी मैं देखता हूँ कि, लेकिन आई मीन कीन्स ने 1914 में, आई मीन कीन्स बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और काफी कम लोगों को पता, उनका पहला हाँ। जॉब इंडिया ऑफिस में था जो ब्रिटेन में हुआ करता था। तो उन्होंने हम्म। सबसे पहले बोला था कि इंडिया को 1914 में कि भाई आरबीआई या व्हाटएवर कुछ सेंट्रल बैंक टाइप का कुछ बैंक चाहिए। और बाद में अंबेडकर का भी हाँ। काफी फेमस बुक है कि भाई इंडिया का एक्सचेंज रेट कैसा होना चाहिए और किस तरह ठीक है। से बैलेंस करना चाहिए। तो ये हाँ। सवाल तो काफी साल से था, और शायद 1935 में स्ट्रक्चर फाइनली बन गया। और मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है फाइनली। कि ऑल्दो हम कॉलोनी थे, लेकिन जैसे ही एक इंस्टीट्यूशन बनता है तो फिर उसके बाद वहां पे अपने आप एक ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब बन जाती है जो कि अपने इंस्टीट्यूशन की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है ना। और सही पोस्ट बात वर्ल्ड वॉर है। टू जैसे जो प्रोटेक्ट। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, वहां इंडिया की अपनी रिप्रेजेंटेशन थी। हम चाहते थे कि हमारे इंटरेस्ट, इवन आजादी से पहले हाँ। इंडिया के इंटरेस्ट और ब्रिटेन के इंटरेस्ट एक जैसे नहीं थे, और हमारे पास एक ये मुझे काफी नहीं थे। फैसिनेटिंग हिस्ट्री लगती है कि हम एक कॉलोनी होके भी अपने अपने एक अलग एज ए कंट्री इंटरेस्ट देख रहे थे, और उस ब्यूरोक्रेसी में ब्रिटिश लोग भी थे। तो एक ब्यूरोक्रेसी का अपना ही हाँ। वेग होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सब हिंदुस्तानी लोग ही थे जो कि इस तरह से इंडिया के इंटरेस्ट देख रहे थे। लेकिन लेकिन आजादी के बाद अब जो है, राइट। बताइए कि आजादी के बाद तो अब ये कोई एक्सप्लॉयटेशन वाली चीज नहीं है। अब जो ये जो तनाव है, ये शायद पूरी दुनिया में हर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का तनाव है, या सिर्फ इंडिया इंडिया में कुछ यूनिक है। ये एक्चुअली सौरभ हर सेंट्रल बैंक का दुनिया में तनाव रहता है, एंड इसमें कोई नई बात है नहीं, क्योंकि हम देखें तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के ऑब्जेक्टिव्स पहले से अलग रहे हैं। सो हम 1935 में जैसे जब आरबीआई एक्ट बनी, और 1934 में, और 1935 से जब आरबीआई शुरू हुआ, तो हम देखे कि जो फर्स्ट अपने गवर्नर थे, जो ब्रिटिश गवर्नर थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, उन्होंने जब जब से उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया, उसके 18 महीने बाद ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास रख दिया। एंड सो 1935 से लेके अभी तक अब इसमें ऑसबॉर्न स्मिथ के उसमें ऐसा है कि देर आर वेरियस, जैसे अलग अलग अकाउंट्स है कि उन्होंने क्यों रेजिग्नेशन रखा था। एक तो बोल रहे हैं कि भाई उनको बैंक रेट, गवर्नमेंट बोल रही थी कि बैंक रेट कम करो, सरकार, ब्रिटिश सरकार, और ऑसबॉर्न स्मिथ जी बैंक रेट कम करने को रेडी नहीं थे, मतलब उनके अलग विचार थे।
आरबीआई के इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करने, उस पर थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स थी ऑसबॉर्न स्मिथ और तब जो फाइनेंस मेंबर थे वाइसरॉय काउंसिल के, जिनका नाम था जेम्स क्रिग। तो उनके बीच में ये तनाव था कि भाई आरबीआई के इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करने हैं। फिर कहीं पे ऐसा भी कोई बोल रहा है कि भाई ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के सिटीजन थे, तो और ये ब्रिटिश सरकार थी, वो ब्रिटिश सिविल सर्विस के भी मेंबर नहीं थे। तो ब्रिटिश सरकार वॉज नॉट वेरी, बोलते ना कि ज्यादा उनके प्रति सद्भावना रखने वाले नहीं थे। और दूसरा फिर और भी ये बोल रहे हैं कि भाई वो उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंडर में ट्रेनिंग नहीं ली थी, और ये तो पहला रोल था उनका, आरबीआई अभी अभी एस्टेब्लिश हुई है, तो उनको इतनी ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो उसके लिए पर कहने का मतलब ये है कि 1935 से ये तनाव बढ़ते आ रहे हैं। फिर 1957 में अगर हम देखें, 1957 में, तो अपने टीटी कृष्णमाचारी जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और बेनेगल रामा राव थे अपने फोर्थ गवर्नर, तो इन दोनों के बीच में भी तनाव थे। और बेसिकली इन दोनों के बीच में पहले से तनाव हो ही रहे थे, पर फिर क्या हुआ, जो कल्मिनेशन जिसको बोलते हैं, कल्मिनेशन में तब पहुंचा जब बेनेगल रामा राव, अरे टीटी कृष्णमाचारी जी, उन्होंने प्रपोजल ये रखा कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स बेसिकली ये होते हैं कि जब भी गवर्नमेंट को लोन चाहिए होती है, तो शॉर्ट टर्म लोन स्पेशली, तो वो ट्रेजरी बिल्स मार्केट में निकालते हैं। और ट्रेजरी बिल्स निकालते हैं तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिनको पैसे देने होते हैं गवर्नमेंट को, वो ट्रेजरी बिल्स खरीद लेते हैं और गवर्नमेंट को पैसे दे देते हैं। और जब ये ट्रेजरी बिल्स मेच्योर होते हैं, जब उनका मानो कि 1 साल का ट्रेजरी बिल है, तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट वो पैसे वापस इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ इन्वेस्टर्स को लौटा देगी। तो ये हुआ ट्रेजरी बिल। तो ट्रीटी कृष्णमाचार्य जी का प्रपोजल ये था कि भाई हम ट्रेजरी बिल्स पे जो स्टैंप ड्यूटी है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। तभी चल रही थी ट्रेजरी बिल्स पे स्टैंप ड्यूटी चल रही थी 0.0125%, ठीक है। और उससे उन्होंने बढ़ाई 0.5%, सो ऑलमोस्ट 40 टाइम्स ज्यादा उन्होंने बढ़ाई। तो एक तरह से सरकार जो है आरबीआई का काम कर रही है, वो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उन्होंने। अब इसमें ऐसा है कि जब ट्रेजरी बिल्स पे स्टैंप ड्यूटी बढ़ाते हैं, तो उसका इफेक्टिवली इम्प्लीकेशन ये होता है कि बोरोइंग जो है वो महंगी हो जाती है, राइट? बिल्कुल। अब हाँ, एक तरह से बोरोवर को क्या फर्क पड़ता है, आप इधर से पैसा लो या उधर से, उसको तो देखना है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बस यही है। और इनफैक्ट इनडायरेक्टली आप बोरोइंग एक्सपेंसिव कर रहे हो स्टैंप ड्यूटी लगा के, तो इनफैक्ट पूरे से डर रहे हो। अब बेनेगल रामा राव ने बोला कि भाई ये तो गलत है, आप हमारा काम आप कर रहे हो तो हमारी क्या जरूरत है। और ये तो नहीं, 0.5% तो बढ़ा है, विच वॉज 40 टाइम्स, 40 टाइम ज्यादा था। उससे अभी 0.5 से 1% करने की बात थी, 1% ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 80 टाइम्स बढ़ाने की बात थी। तो दिस वाज इक्विवेलेंट, जब तभी जो बैंक रेट था वो 3.5 चल रहा था, तो इफेक्टिव अगर बैंक रेट देखे तो 3.5 से 4%, मतलब ऑलमोस्ट 0.5% बढ़ाने की बात थी। तो और टीडी कृष्णमाचार्य जी ने तो पार्लियामेंट में भी ये बोल दिया था एक टाइम पे कि भाई हम लोग इन इफेक्ट एक मॉनेटरी पॉलिसी का इसको इम्पैक्ट देना चाहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट देना चाहते हैं। और ये कल्मिनेशन था जब बेनेगल रामाराव, और आई थिंक ये जो तनाव था ये वर्स था इंडिया के हिस्ट्री में, मॉनेटरी पॉलिसी की हिस्ट्री में। उसके बाद भी काफी हुए, के आर पुरी जैसे है 12th गवर्नर, तो वो जो अपॉइंट हुए थे इमरजेंसी के टाइम, उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने स्टेप डाउन किया। फिर आर एन मल्होत्रा जो थे 17th गवर्नर, उन्होंने भी स्टेप डाउन किया जब गवर्नमेंट चेंज हुई और एस वेंकटरमन गवर्नर आ गए थे। देन अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो सुब्बा राव और प्रणब मुखर्जी के बीच में भी तनाव हुए थे काफी चीजों को लेके। प्रणब मुखर्जी का क्या है कि थोड़े ऐसे रिकमेंडेशंस भी थे कि एक सुपर रेगुलेटर, फॉर एग्जांपल सुपर रेगुलेटर माने कि जैसे आरबीआई है, सेबी है, ये वो अलग अलग रेगुलेटर्स है, उनको कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने के लिए एक सुपर रेगुलेटर बिठाया जाए। तो सुब्बा राव को इससे एक डिसएग्रीमेंट था। देन सुब्बा राव को फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, उसका जो प्रपोजल था उस पे काफी सारे आरबीआई के फंक्शंस है जो कि कॉम्प्रोमाइज करने की बात थी, तो उससे भी सुब्बा राव को थोड़ा डिसएग्रीमेंट था। और इस डिसएग्रीमेंट से प्रणब मुखर्जी को उन्होंने लेटर भी लिखा था जिसमें कोट करे तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अपीयरेंस ऑफ ऑटोनॉमी इज समटाइम्स एज इम्पोर्टेंट एज ऑटोनॉमी इटसेल्फ। मतलब आप जो ये बात कर रहे हो, ये भले ही आप पेपर में ऑटोनॉमी दे रहे हो हमें, पर जो हो रहा है
उससे अपीयरेंस भी जो है ऑटोनॉमी का वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और वो अपीयरेंस मार्केट के लिए इन जनरल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर्ष मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जो कि आई मीन जैसा मैंने एटलीस्ट सुना है, मेरी इतनी इसमें बहुत ज्यादा समझ नहीं है, तो आप बताइए जरा कि ये जो आपने खासकर रेगुलेटर वाली बात करी, तो काफी लोग हाँ बोलते हैं, जैसा हम आई मीन मैंने वो आरबीआई का प्रियम्बल भी पढ़ा अभी कि भाई मेन पर्पस था सेंट्रल बैंक का कि भाई मॉनेटरी स्टेबिलिटी कंट्री में हाँ देने के लिए सेंट्रल बैंक, और पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक इसी काम के लिए बनाया जाता है। लेकिन हाँ, इंडिया में सेंट्रल बैंक खासकर आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी भी देखता है और साथ में बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेशन भी आरबीआई देखता है, सही बात जबकि है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अलग अलग चीज है। हाँ, और एक्सचेंज रेट एक, मैनेज करेगा। हाँ हाँ पर वो तो बाकी देशों में भी मतलब करते हैं इन द हाँ सेंस कि आपकी मर्जी है, मतलब कितना करना चाहो। हिंदुस्तान में भी पहले बहुत ज्यादा मैनेज होता था, आजकल थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब थोड़ा मैनेज किया जाता है, पर हर जगह सेंट्रल बैंक हाँ। ये काम तो करता ही है प्रणय, लेकिन रेगुलेटर का काम नहीं राइट। करता है बैंक के ऊपर। तो ये आपको क्या लगता है हर्ष, ये हिंदुस्तान में यूनिक चीज है और क्यों हुई ऐसी कि आरबीआई को रेगुलेटर भी बना दिया गया? एक्चुअली आरबीआई के हम ट्रेडिशनल फंक्शंस देखें ना, तो सौरभ, तो इसमें एक तो था भाई इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, कि जो बैंक नोट्स उनको इश्यू करनी है और उनको ये इंश्योर करना है कि भाई क्लीन रहे, जेन्युइन रहे, काउंटरफिटिंग ना हो बैंक नोट्स की। ठीक है, हम्म। ये ट्रेडिशनल रूल्स देखे तो तीन थे। एक तो इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट्स जो है वो इश्यू करना। दूसरा था कि भाई गवर्नमेंट का बैंकर रहना, कि भाई गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो मैनेज करना, गवर्नमेंट के जैसे स्पेंडिंग और रेवेन्यू, जैसे हमारी बैंक होती है, हम अपने फंड्स जो होते हैं वो बैंक में रखते हैं, सेविंग्स में, करंट में, और जब भी हमें स्पेंड करना होता है हम विड्रॉ करके स्पेंड करते हैं। तो बस वही चीज सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए करती थी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। और कभी कभी तो सेंट्रल बैंक लोन भी गवर्नमेंट को देती थी काफी टाइम। और अभी रिसेंटली देखे तो शॉर्ट टर्म लोन्स देती है, जिसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। आरबीआई गवर्नमेंट का ट्रेडिशनल जो, बेसिकली लोन क्या देती है, लेकिन आरबीआई के पास तो टकसाल है, बेसिकली नोट छाप के दे देती है। हाँ, नोट छाप के दे सकते हैं। इसमें अपने डिस्कस आगे करेंगे कि भाई पहले जैसा होता था मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते थे, जो एक बड़ा इशू होता था जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। आ, पर वो पहले होता था, जिससे आरबीआई बस नोट छाप के दे देती थी गवर्नमेंट को। अभी अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट्स कुछ लास्ट 2 डिकेड्स में, 2-3 डिकेड्स में ऐसा हुआ है अच्छा। कि आरबीआई डायरेक्टली लोन, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो लोन्स है वो इतना ऐसे नहीं देती, सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देती है अभी रिसेंटली। और ऑब्वियसली उसके भी काफी ऐसी भी चीजें हैं कि भाई बैकडोर लोन्स देती है आरबीआई, पर उसके बारे में वो थोड़ा डिटेल है जिसके बारे में अपने अगले मे बी क्वेश्चन में या अगले सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। तो 3 रोल थे आरबीआई के ट्रेडिशनली, इश्यूज ऑफ बैंक नोट्स, फिर एक था कि भाई गवर्नमेंट का बैंकर बनना, गवर्नमेंट का डेट मैनेज करना, कि भाई गवर्नमेंट को लोन देना, अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो लोन डेट इश्यू करना, मतलब मार्केट में ऑक्शन करना डेट, या फिर डायरेक्टली भी लोन देना, एक ये भी था। तीसरा रोल था आरबीआई का कि भाई वो बैंक्स का बैंकर बने। अच्छा। अब बैंक्स को क्या होता है कि काफी बार मानो कि मैंने चेक लिखा एक बैंक को, अभी आईसीआईसीआई से एसबीआई चेक लिखा, तो वो चेक को ट्रांसफर करने के लिए, जो सेटल करने के लिए एक इश्यूज ये होते थे कि भाई कोई कॉमन बैंकर चाहिए होता था, कि भाई जो क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम देखे, जो इंटर बैंक ऑब्लिगेशन है जिसको बोलते हैं उसका काम देखे। तो ये आरबीआई एक कॉमन बैंकर की तरह एक्ट करता था पहले से। जैसे बोलते हैं कि सीआरआर रेट, कैश रिजर्व रेशो, मतलब बैंक्स को काफी बार डिपॉजिट्स भी अगर रखनी हो, खुद की डिपॉजिट्स, तो आरबीआई के पास रखती थी। आरबीआई उसको भी, वो रेट को भी मैनेज करता है कि भाई अभी क्या है, अभी 4% चल रहा है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, तो 4% सब कमर्शियल बैंक्स को 4% उनकी जो डिपॉजिट्स है, उनकी जो ये लाइबिलिटीज है, वो लाइबिलिटीज का 4% उनको आरबीआई के पास रखना। ये भी था कि भाई अगर बैंक्स के पास लिक्विडिटी ना हो, कोई बैंक्स के पास, तो सिस्टमिक इश्यू ना हो रहा है उसके लिए, आरबीआई वो बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट जिसको बोलते हैं। लास्ट मतलब अगर बैंक्स के पास लिक्विडिटी ना हो और कहीं और से लिक्विडिटी अरेंज नहीं हो रही, तो आरबीआई क्या करेगा, बिकॉज वो सेंट्रल बैंक है और बिकॉज बैंक में रन ना हो, बैंक अगर बंद हो जाए तो सिस्टमिक इश्यू हो सकता है, उसके लिए लेंडर, आरबीआई लेंड करती थी बैंक्स को
जो बैंक्स ये सब इश्यूज से फेस कर रही हो। तो ये तीन इश्यूज, तो तीन रोल्स इनिशियली थे आरबीआई के। फिर क्या हुआ, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई को ये भी थोड़ा, आरबीआई का सिग्निफिकेंस ये भी बढ़ गया कि भाई इकोनॉमी में सेविंग्स की जरूरत थी, कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत थी। तो आरबीआई थोड़ा उसका भी, उसमें भी आरबीआई का थोड़े रूल्स बढ़ते गए। 1992 के बाद तो फिर क्या हुआ कि सो पहले 1992 के पहले की बात करें तो आरबीआई, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी सोशलिस्ट थी, राइट, एंड सोशलिस्ट में ये था कि एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड, जिसको बोलते हैं लाइसेंस परमिट कोटा राज। इसमें आरबीआई डिपॉजिट रेट, लेंडिंग रेट ये भी कंट्रोल करती थी, जिसको बोलते हैं प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ मनी। जो हमने पहले बात किया था कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट ऑफ मनी रेगुलेट करना। तो आरबीआई ये भी डिपॉजिट रेट है, लेंडिंग रेट है, ये भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भी थोड़ा मैनेज करना शुरू कर दिया जब सोशलिस्ट डायरेक्शन थी इकोनॉमी की तब। फिर 1992 के बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन में काफी फाइनेंशियल सेक्टर जो है अपना वो ओपन अप हो गया। तो आरबीआई का भी रोल है, आरबीआई की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी थोड़ी एक्सपांड होती गई। आरबीआई का स्कोप जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होता गया आफ्टर लिबरलाइजेशन। फिर जो प्रणय आप बात कर रहे थे कि भाई फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात आ गई, सुपरविजन की बात आ गई कि भाई बैंक्स को लाइसेंसेस मिलने लगे धीरे धीरे। तो बैंक्स की भी जैसे साइज बढ़ती गई धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर की साइज बढ़ती गई, प्राइवेट बैंक्स की साइज बढ़ती गई। तो ये भी एक जरूरी हो गया कि वो बैंक्स, ताकि सिस्टमिक इश्यू ना बढ़े, मानो कोई बैंक फेल हो गया या कोई बैंक अपने डिपॉजिटर्स के पैसे लौटा नहीं पाया, तो ये भी इश्यू हो गया कि वो डिपॉजिटर्स के जो पैसे है उसको कैसे सिक्योर करना। तो उसके लिए जैसे बोलते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम जो है। तो ये सब हर्ष बाकी देशों में भी ऐसा ही होता है क्या कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो ये सारे काम भी करता है, बैंकों को, बैंकिंग सेक्टर, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ भी, ना कि हाँ, सिर्फ करेंसी की हेल्थ, राइट। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ का जो बीड़ा है वो भी सेंट्रल बैंक का होता है। ये हर जगह ऐसा ही होता है क्या? नहीं, हर जगह नहीं होता ये एक्चुअली, कुछ कुछ देशों में है, पर इंडिया में ये थोड़ा ज्यादा है। और ये अभी भी आउट फॉर डिबेट है कि भाई आरबीआई को इतने सारे रूल्स अदा करने चाहिए या उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि आरबीआई के लिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भाई इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, एनबीएफसी सेक्टर में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो आरबीआई का एक फोकस है कहाँ है या नहीं है, यू नो। अब इसमें ऑब्वियसली टू साइड ऑफ द कॉइन है, पर डेफिनेटली ये एक चैलेंज तो है आरबीआई के लिए कि भाई आरबीआई ये रोल अदा कर पा रहा है या नहीं, गिवन इट्स स्कोप। क्योंकि और करना भी चाहिए कि नहीं? करना भी चाहिए कि नहीं, कि भाई पहले तो ट्रेडिशनल 3 फंक्शंस थे, अब फाइनेंशियल रेगुलेशन, सुपरविजन भी आ गया, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही, फॉरेक्स रेगुलेशन है, अब तो आरबीआई थोड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी चला रही है। फॉर एग्जांपल ये आईजीआईबीआर है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, एनआईटीएम, ठीक है, विच इज ओके, मतलब वो आउट ऑफ डिबेट है, करना नहीं करना वो मे बी शायद एक्सपर्ट्स को ज्यादा पता। लेकिन फिर नेशनल हाउसिंग बैंक है, नबार्ड है ना, जो सब्सिडरीज है आरबीआई की, तो उसमें भी आरबीआई काफी एक्टिव है। तो ये सब आरबीआई को करना चाहिए या नहीं, वो एक आउट फॉर डिबेट है। नहीं, और पर इंस्टीट्यूशनली मुझे लगता है सौरभ और हर्ष, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो एक किताब थी ना, बैनिशिंग ब्यूरोक्रेसी, जिसमें लिखा था कि अगर आप एक ही संस्थान को ऐसे 10 रोल दे दो तो वो क्या करेगी, कैसे एक रोल अगर करने से दूसरी रोल में और मुश्किलें आ जाएंगी, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के चक्कर में दूसरा ऑब्जेक्टिव और मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो उससे बेहतर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन को एक रोल दे दिया जाए और दूसरे इंस्टीट्यूशन को दूसरा रोल दे दिया जाए। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को सेपरेट करना ही उसका एक उदाहरण है। अब आरबीआई का रोल अलग था इनिशियली और गवर्नमेंट का रोल अलग था। अब आरबीआई के अंदर भी इतने सारे फंक्शंस हैं, अब इकोनॉमी बड़ी है तो फंक्शंस भी बड़े हैं, उसको भी एक डिवाइड करने की जरूरत है। राइट, जैसे कि हम बात करें डेट मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल, अभी डेट मैनेजमेंट का एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होने की भी अभी काफी मीडिया में बात काफी सालों से हो रही है कि भाई आरबीआई को डेट मैनेज करना चाहिए या नहीं, आरबीआई की जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो आरबीआई को मैनेज करनी चाहिए या नहीं। हाँ, और एनबीएफसी को रेगुलेट करना, और फिर पेमेंट्स बैंक, ये सब जो नई चीजें आ रही है उनका भी सब जिम्मेदारी आरबीआई पर ही आ रही है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर में तो अभी भी एक तरीके का लाइसेंस राज है ना, आरबीआई तो लाइसेंस देती है नए बैंक का, राइट। तो आरबीआई तो एक तरह से, और यहाँ पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट सेट करती है
और दूसरी तरफ बैंकों को भी मैनेज करती है, तो फिर ये तो एक संस्थान को तो ये दोनों काम करने ही नहीं चाहिए ना। तो ये आपस में, क्योंकि आप वो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह चेंज करके आप बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट लॉस चेंज कर सकते हो। तो आपको कहीं पे तो गवर्नर के दिमाग में रहेगा कि अरे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं करने से मेरे बैंक्स की मैं जो हूँ हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ या फिर अपनी करेंसी की तरफ मैं वफादार हूँ। सही बात है। तो करेंसी की तरफ वफादारी जो है वो पहली चीज होनी चाहिए ना। इसके लिए ये तो बहुत ही, तो आज की डेट में शायद इसीलिए ये जो रिफॉर्म हुआ था, मॉनेटरी जो कमेटी अलग बनाई गई है, वो क्या इसीलिए बनाई गई हर्ष, ताकि एक एटलीस्ट विद इन आरबीआई वो रोल जरा ठीक से अलग हो जाए। सही बात है। आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी 2016 में जब से शुरू हुई मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट करना, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मान सकते हैं गवर्नमेंट का, और स्पेशली पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के टर्म में, कि जो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में जो तनाव रहे हैं इंडिपेंडेंस को लेके कि भाई आरबीआई को इंडिपेंडेंट रख रही है या नहीं। अब एमपीसी आने के बाद क्या हुआ है कि एक रूल बेस्ड हो गया है कि भाई लेजिस्लेशन बेस्ड तो है ही एमपीसी के, भाई लेजिस्लेशन थ्रू एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, और वो लेजिस्लेशन में भी रूल बेस्ड हो गया कि भाई एमपीसी जो है वो पहले क्या होता था, गवर्नर सारा मॉनेटरी पॉलिसी, वो सेंटर जो था वो गवर्नर पे था मॉनेटरी पॉलिसी। अब एमपीसी में ऐसा हो गया है कि भाई कमेटी है जिसके भाई 6 मेंबर्स है, एंड गवर्नर इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑब्वियसली। तो उसमें एमपीसी को एक टारगेट दे दिया गया है कि भाई इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का टारगेट आप 4% प्लस और माइनस 2% इतना रखो, और अगर आप 6% के ऊपर या 2% के नीचे गए, अगर इन्फ्लेशन मतलब ये रेंज के बाहर गया, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये क्या है कि अब एक रूल बेस्ड हो गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो कि एक अच्छा डेवलपमेंट है। और अगर आप ये एमपीसी की पॉलिसी स्टेटमेंट भी अगर हम पढ़े, तो उसमें भी एमपीसी इज वेरी क्लियर कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, कि इन्फ्लेशन बढ़े नहीं और डिफ्लेशन भी ना हो, और ये करना वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, द कंसर्न अबाउट ग्रोथ, कि भाई अगर ग्रोथ भी अफेक्ट कर रही है तो फिर हमें वो भी ध्यान में रखना है, पर सबसे पहला प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये एक क्लियर हो गया, आरबीआई का ये फंक्शन क्लियर हो गया है कि भाई अब ये हमारा एमपीसी तो है ही, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी तो है ही। ऐसे काफी सारे फंक्शंस है जो इस तरह अगर आगे, और जैसे प्रणय ने बोला, और हमारी इकोनॉमी जैसे डेवलप हो रही है, फाइनेंशियल इनोवेशन आ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स, पेमेंट बैंक्स, ये वो, तो आरबीआई का रोल बढ़ने ही वाला है। आगे जाके हमें इसको और थोड़ा कैलिब्रेट करके आरबीआई के फंक्शंस को ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है, इस तरह। ठीक है, तो इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hello and welcome to a brand new and exciting week on IVM. We'd like to give a shout out to our sponsors, Storytel and Paytm Money. On the scene and the unseen, Amit Verma's guest is quizmaster and sports expert Joy Bhattacharya. Joy talks about his journey as a team director for the Kolkata Knight Riders, his role in the Under-17 FIFA World Cup, and the evolution of televised sports in India. On Advertising is Dead, Varun talks to founder and editor of Dead Ant, Ravina Rawal. They talk about Dead Ant as a platform to discuss news and events around comedy. On Ganatantra, Alok and Sarayu are joined by Dr. Carol Sperry to talk about the role of women in electoral politics. On Simplified, Chuck and Nareen are joined by Director Insights of Brandscape Worldwide, Utsav Memoria, for part 2 of how to travel on a desi budget. On Geek Fruit, Dinkar and Jishnu talk about the highly distinctive director, screenwriter and producer Edgar Wright. On IVM Likes, IVM staffers Abbas, that's me, Darius and Madhuri are discussing the highest IMDb rated series Chernobyl, and also delve into the phenomena of grief watching. On the Habit Coach podcast, Ashton talks about the beliefs of bad and good habits and how a habit that is bad for someone can be good for someone else. On our Kannada podcast Thale Harate, Sri Ranjani speaks to Ganesh Chakravarti and Takshashila Institution's Soumya Nandan and her endeavor to revive the interest of ancient board games in India. On Equity Sahi Hai, Srinath Mithanthaya, Senior VP at Motilal Oswal AMC, talks to Anupam about value migration and how it's different from value creation. And with that, let's continue on with your show. हाँ, तो अब आ जाते हैं जो मुद्दा अभी तनाव का कारण बना हुआ है सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में, और वो है कि सरकार को कितना पैसा मिलना चाहिए आरबीआई की तरफ से। तो उसको समझने के लिए पहले हर्ष हमें थोड़ा ये रिजर्व बैंक का बैलेंस शीट क्या है, उसमें क्या क्या पुर्जे हैं, ये थोड़ा बताइए जिससे हमें थोड़ा समझ में आए।
प्रणय समझने के लिए तो बेसिकली मुद्दा मेन ये है कि सरकार बोल रही है आरबीआई से कि तुमने बैलेंस शीट में बहुत पैसा दबा के रखा है, थोड़ा हमको दो। ऐसा ना? हाँ, सो ठीक है। और आरबीआई बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, तो ठीक है। तो अभी हाँ हर्ष बताओ। एक तरफ ऐसा हो रहा है कि सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट जो है उसका एक टारगेट सरकार ने सेट किया हुआ है कि भाई 3.4% रखना है ऑफिशियली। अब 3.4% रखने के लिए सरकार सारी चीजें ट्राई कर रही है, भाई टैक्स घटाना, स्पेंडिंग कंट्रोल करना, ये वो, डिसइन्वेस्टमेंट करना कंपनीज का, ठीक है, हर तरह से रेवेन्यू बढ़ाने का और खर्चा कंट्रोल करने का ट्राई कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा करना चाहिए, पता नहीं कर रही है। राइट, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो इश्यूज है उसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली क्या है कि अपना रेवेन्यू बढ़ाने की ट्राई कर रही है सरकार। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काफी सारे इश्यूज उन्होंने ट्राई किए। अभी बजट भी आ रहा है जुलाई 5 को, तो इश्यू ये है कि भाई पैसे आगे चाहिए तो कहाँ से लाए। एक पोर्शन ये है कि आरबीआई के पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिजर्व, जो होता है कि भाई आरबीआई हर साल उसको जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है, अब आरबीआई ने क्या होता है कि भाई मार्केट में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वो लिए होते हैं, और वो अगर आरबीआई के पास हो तो उस पर आरबीआई को ब्याज मिलते रहता है गवर्नमेंट से। ठीक है। आरबीआई की बैलेंस शीट में दूसरी चीज होती है फॉरेन सिक्योरिटीज, जिसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। हाँ, ये वो वाला रिजर्व है जिसकी वजह से हम रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक कहते हैं ना। राइट। अभी ये क्या होता है कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो आरबीआई उस पर भी रिटर्न लाने की ट्राई करते हैं, इंटरेस्ट ब्याज लाने की ट्राई करती है। तो वो फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं वो आरबीआई सोचती है कि यार इसको कहाँ से अपने इन्वेस्ट करे कि उस पर एटलीस्ट रीजनेबल ब्याज मिले, ठीक है, जो आरबीआई को इंटरेस्ट इनकम में जाती है, आरबीआई को इंटरेस्ट इनकम मिलती है। तो भाई वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है या फॉरेन सेंट्रल बैंक है या कोई अदर फॉरेन कमर्शियल बैंक है, वहां पे इन्वेस्ट करके उसमें ब्याज मिलता है। अब ये ब्याज जो आरबीआई की इनकम है उसमें से माइनस होता है आरबीआई के सारे खर्चे, ठीक है। उसमें सीनियरेज आ गया कि भाई नोट प्रिंटिंग और ये सब जो बाहर मार्केट में लाने के जो कॉस्ट होते हैं, सीनियरेज रेवेन्यूज भी होते हैं, पर उसके प्रिंटिंग और वो सब इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करके उनकी बचती है जो इनकम, ठीक है। वो इनकम में से वो कुछ जो पोर्शन है वो ट्रांसफर करती है कंटिंजेंसी रिजर्व में। अच्छा, या कंटिंजेंसी फंड जिसको बोल सकते हैं आप, बुरे समय के लिए पैसा। बस बुरे समय के लिए पैसा, सही बात है। और भी कुछ थोड़े अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं जिसपे आरबीआई देती है, पर मेन तो ये है कंटिंजेंसी फंड जिसपे वो ट्रांसफर करती है। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आपके पास जो फंड है, कंटिंजेंसी फंड है या दूसरे जो आपके पास रिजर्व है। और हर इन जनरल लोगों को थोड़ा नंबर बताने के लिए, तो साल में लगभग आरबीआई की जो इनकम है अराउंड कुछ 70,000 करोड़ है। जो हमारे श्रोता डॉलर ज्यादा समझते हैं तो कुछ 10 बिलियन डॉलर, 73,000 करोड़ बोल सकते हैं हम। हाँ, लगभग मोटा मोटी कुछ 10 बिलियन डॉलर, 70,000 करोड़। और उसमें से 50,000 करोड़ तो साल में सरकार को डिविडेंड की तरह दे देती है कि ये राइट 50,000 करोड़। बाकी 20,000 करोड़ में कुछ कंटिंजेंसी फंड में चला जाता है, और बाकी अपने खर्चे के लिए चला जाता है। फिर दूसरे भी अलग अलग टाइप के फंड है, जैसे कि भाई इंडस्ट्रियल क्रेडिट फंड आरबीआई ने बना के रखा है, हाउसिंग क्रेडिट फंड बना के रखा है, उसमें थोड़े थोड़े एक अच्छा अलग अलग जगह पे कुछ पैसा जा रहा है। और अभी कंटिंजेंसी फंड जो है वो कुछ 2.5 लाख करोड़ हो गया है, 2.5 लाख करोड़ हो गया, सही बात है। तो हर साल 20 करोड़ डाल के अभी वो 2.5 लाख करोड़ हो गया ऐसा। हाँ, 23 लाख करोड़ बोल सकते हैं हमने। तो अभी एक तो ये है, ठीक है, जो कंटिजेंसी फंड है। अब ओवरऑल अगर कंटिजेंसी फंड देखे, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई आपके पास इतना कंटिजेंसी, ये तो कंटिजेंसी फंड 2.5 लाख करोड़ है। उसके अलावा रिजर्व का और एक बहुत ज्यादा प्रतिशत जो पोर्शन है, ज्यादा बड़ा पोर्शन, कंटिजेंसी फंड से भी बड़ा पोर्शन जो बोलते हैं, तो बोलते हैं करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो 6,90,000 करोड़ है। तो ये हो गया करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन। अब ये क्या होता है कि भाई रुपये का भाव जब, लेट्स से गोल्ड का भाव जब कम होता है, ठीक है, तो अब गोल्ड यूएस डॉलर का उसको रुपये में कन्वर्जन हम करें तो उसका भाव भाई हमें उसका जो लॉस है वो जो ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वो आरबीआई क्या करती है कि भाई करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालती है। फिर आरबीआई फॉरेन सिक्योरिटीज भी होल्ड करती है, जैसे हमने बात किया एसेट साइड पे हम बात करें तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व जो होल्ड करती है। अब रुपये की वैल्यू अगर कम हो या गिरे, मानो 68 से 70 हो जाए रुपये, तो क्या होगा कि भाई फॉरेक्स रिजर्व्स का इंडियन रुपी वैल्यू में जो भाव है वो बढ़ेगा। और वाइस वर्सा, मानो कि रुपी अगर स्ट्रांग हो तो फॉरेक्स रिजर्व का जो इंडियन रुपी वैल्यू में जो भाव है वो घटेगा। तो अभी जो ये ज्यादा होना कम होना जो है
वो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। अच्छा। तो अभी जो हम बात करें तो करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट 5.2 लाख करोड़ से बड़ा है 6.9 लाख करोड़ एक साल में। तो ये बेसिकली बड़ा है कि भाई एक तो रुपी की वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएट हुई है, मतलब रुपी की वैल्यू लास्ट 2017-18 के जो साल है उसमें गिरी थी, तो उसलिए ये रिजर्व जो है जिसको बोलते हैं करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट CGRA वो बड़ा है। और दूसरा है कि भाई गोल्ड प्राइस जो है वो भी कंपैरेटिवली बड़ा है। तो इन दोनों को नजर रखते हुए ऑलमोस्ट 30.5% 2016-17 से 2017-18 में बढ़ा है। तो अब गवर्नमेंट सरकार ये बोल रही है, मुद्दे की बात में आए तो सरकार ये बोल रही है कि भाई आपके रिजर्व्स जो है टोटल, मानो कंटिजेंसी फंड ऐड करें हम, करेंसी गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐड करें और कुछ छोटे मोटे और कुछ फंड ऐड करें, तो टोटल आपके पास है 9.5 लाख करोड़। अच्छा। तो 9.5 लाख करोड़, अब 9.5 लाख करोड़ टोटल अगर हम एसेट की कंपैरिजन में देखें तो 27% होता है एसेट की कंपैरिजन में। इतना सारा आपके पास रिजर्व है, तो उसमें से थोड़ा भाई हमें डिविडेंड, वन टाइम डिविडेंड की तरह दे दो, ये गवर्नमेंट का कहना है। अच्छा, पर ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स लगा कि रुपए की कीमत गिरने से आरबीआई की झोली में पैसा बढ़ रहा है, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि अगेन ये हमने जो बात किया करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें क्या है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स जो होते हैं आरबीआई के पास डॉलर में, ठीक है, अब रुपी अगर गिरा, मानो 68 से 70 हो गया, तो डॉलर फॉरेक्स रिजर्व जो है उनको अगर हम रुपी में कन्वर्ट करें, 68 की जगह 70 रुपीस में कन्वर्ट करें, तो वो वैल्यू बढ़ गई। हाँ, नहीं वो समझ गया मैं हर्ष, पर ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लग रहा कि रुपए की कीमत वैसे घट रही है पर आरबीआई की झोली में पैसा बढ़ रहा है? क्योंकि आरबीआई ने रुपए में नहीं रखा है पैसा। हाँ, करेक्ट। ऐसे समझना है कि आरबीआई ने बेसिकली फॉरेन करेंसी में अपनी होल्डिंग रखी हुई है। जो कि हमको समझना चाहिए, बहुत जरूरी है कि अगर कभी इंडिया की करेंसी पे कोई हमला करे तो यही एक वॉर चेस्ट है जिसको यूज करके आरबीआई करेंसी डिफेंड करती है। बिल्कुल। कल को कोई करेंसी ट्रेडर बोले कि भाई मैं अभी रुपए की वाट लगाने वाला हूँ, तो आज की डेट में भाई आरबीआई के पास में 26 लाख करोड़ फॉरेन करेंसी है। तो दुनिया में कोई फॉरेन करेंसी ट्रेडर नहीं है जिसकी अकेले ऐसी औकात हो कि आरबीआई से पंगा ले सके, है ना? तो कोई सिर्फ आके स्पेकुलेटर जबरदस्ती इंडियन करेंसी की वाट लगा करके उस कोई कमाई नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेन करेंसी में ऐसा नहीं है कि हमेशा, मतलब एक तो ये रहता है कि नॉर्मली भाई फॉरेन करेंसी ऊपर नीचे क्यों जाती है, क्योंकि देश की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, उसकी इन्फ्लेशन कैसा है उसके ऊपर। पर लेकिन ऊपर नीचे जो है वो बाकी वजह से भी जाती रहती है, स्पेकुलेशन की वजह से। तो उसमें जो ये ऊपर नीचे की जिसको वोलेटिलिटी कहते हैं, वोलेटिलिटी को स्मूथ ऑन आउट करने का जो चेस्ट है वो ये है आरबीआई के पास, और इसका साइकोलॉजिकल वैल्यू भी, अगर ये कम हो जाए तो स्पेकुलेटर्स को लगता है अभी तो हम इनकी वाट लगा सकते हैं। तो इसीलिए उनको डॉलर में या पाउंड में जो भी करेंसी बास्केट में रखते हैं, हम ज्यादातर डॉलर और यूरो में पैसे जो रखते हैं, तो ये आरबीआई उसमें रखता है। अब क्योंकि इंडिया की करेंसी गिरे जा रही है तो उसमें वो एक तरह से देखने को लग रहा है बढ़ रही है, लेकिन हमको वो लड़ाई तो डॉलर में ही करनी है ना। राइट। लड़ाई एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा कि हमें जो लड़ाई करनी है, मानो कि भाई रुपी गिरा तो ज्यादा ना गिरे, या रुपी स्ट्रांग हुआ तो इतना भी स्ट्रांग ना हो कि भाई हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए क्या है कि आरबीआई फिर डॉलर्स मार्केट में लेती है या बेचती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो डॉलर में होता है। बट हम जो रुपी की बात करेंगे, भाई रुपी गिर रहा है तो आरबीआई रिच हो रही है, अमीर हो रही है, वो एक अकाउंटिंग एंट्री है कि जो भाई करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो दिख रहे हैं ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए, तो वो एक अकाउंटिंग एंट्री है कि जो भाई कल अगर रुपी स्ट्रांग भी हुआ, रुपी बढ़ा भी, तो ये करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट कम हो सकता है, क्योंकि देन अगर रुपी स्ट्रांग हुआ तो फॉरेक्स रिजर्व्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो एक तरह का लॉस है जो आरबीआई को बुक करना पड़ेगा करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए काफी एक्सपर्ट्स जो है वो, उनका सजेशन ऐसा भी है कि भाई रिजर्व्स जब हम काउंट कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि भाई 9.5 लाख करोड़ रिजर्व्स है आरबीआई के पास, पर उसमें से 7 लाख करोड़ अगर हम देखें तो वो तो सिर्फ गोल्ड, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कि भाई वो रुपी की दिशा जो है, रुपी आगे बढ़ रहा है, रुपी कम हो रहा है, उस पर निर्भर है। और वो तो कल सुबह उठ के रुपी गिर भी सकता है, अगर कुछ मानो मैक्रो इकोनॉमिक कोई इवेंट हुआ तो रुपी वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है।
तो आरबीआई को ये तो एक जो बोलते हैं ना जिसको नॉमिनल वैल्यू है, ये तो हम रिजर्व्स में काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये अच्छा, adjustment है एक तरह का। ठीक है। करेक्ट। बस इसमें यही है कि इतने सालों में अगर इकट्ठा हो गया है तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हो कि भाई अब आप थोड़ा ऐसा कि भाई अभी 70 पे है तो आप ये चलो मान के चलो कि चलो मान लो वो 65 पे जा सकता है, पर उसके नीचे का जो प्रॉफिट है वो शायद ले लो आप। तो ये ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट इशू भी नहीं है प्रणय, मतलब नहीं है आप definitely। हाँ, ये नहीं कि आपके पास कल को करेंसी बड़ी पैसा आया और आपने उसको ले लिया, ऐसा तो नहीं कर रहे, लेकिन क्या आप 2 साल बाद ले सकते हो? सो इसी को शायद मेरे क्वांटिफाई किया जाए कुछ टाइप का टेक्निकल प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस अगर हो, जिससे कि भाई हम कंक्लूजन ला पाए कि भाई अब ऐसा अगेन ये सेंट्रल बैंक का जो इवोल्यूशन है जिसको बोलते हैं वो कंटिन्यूसली होते रहता है। तो कोई दुनिया के कोई सेंट्रल बैंक के पास इसका जवाब नहीं है कि भाई कितना हमें रिजर्व रखना चाहिए। हाँ, तो अभी आरबीआई ने जो कमिटी बिमल जालन के अंदर जो कमिटी बिठाई है चेयरमैनशिप के अंदर, तो वो जून एंड तक जो रिपोर्ट लाने वाली है उसमें होपफुली इसका डिस्कशन ज्यादा हो सकता है, और जो हम देख सकते हैं कि भाई आरबीआई का रिजर्व कितना रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, और नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए, और अगर नहीं रखना चाहिए तो उसको गवर्नमेंट को देना है डिविडेंड, और गवर्नमेंट को देना है तो कैसे देना है, उसको डिविडेंड की तरह देना है या फिर उसको किसी और तरह एडजस्ट करना है। क्योंकि अगर डिविडेंड की तरह दिया गवर्नमेंट को, मानो कि सरप्लस ज्यादा है ऐसा डिसाइड किया कमेटी ने, और डिविडेंड की तरह देने का डिसाइड किया कि भाई हम वन टाइम डिविडेंड दे देंगे गवर्नमेंट को, तो वन टाइम डिविडेंड दे दिया तो अगेन ये क्या हो जाएगा कि भाई आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे दे रही है, मतलब फ्रेश मनी दे रही है। अभी पहले पहले कैसा था कि आरबीआई ऑलरेडी जब भी गवर्नमेंट को लोन चाहिए होती थी स्पेंडिंग करने के लिए, तो आरबीआई देती थी लोन। जैसे पब्लिक फाइनेंस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, राइट, जिसमें कभी भी आरबीआई को फिस्कल डेफिसिट होता था, एक बैलेंस आरबीआई के पास बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था गवर्नमेंट को, वो बैलेंस के नीचे अगर जाए तो आरबीआई क्या करती थी कि ऑटोमेटिकली उसको ट्रेजरी बिल्स में कन्वर्ट कर देती थी। अच्छा। ट्रेजरी बिल्स मतलब एक तरह से इसको सिंपल सरल भाषा में बोले तो लोन दे देती थी गवर्नमेंट को आरबीआई। तो इस चीज को 1997 के बाद इस चीज को कम किया गया, और 2003 में एफआरबीएम एक्ट जो निकली उसके बाद भाई ये डिसाइड किया कि आरबीआई गवर्नमेंट को लोन नहीं देगी। मतलब प्राइमरी मार्केट में मानो गवर्नमेंट को लोन चाहिए, वो बॉन्ड निकाले मार्केट में, तो आरबीआई वो बॉन्ड्स को सब्सक्राइब नहीं करेगी। अच्छा। आरबीआई ने सब्सक्राइब किया तो इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई गवर्नमेंट को लोन दे रही है, ऐसा हो गया। तो ये चीज है कि अगर डिविडेंड आरबीआई ने गवर्नमेंट को दे दिया तो ये तो भाई ऐसा ही हो गया जो 2003 के पहले होता था, एफआरबीएम एक्ट के पहले होता था कि भाई कि बेसिकली जब चाहिए तो आपने पैसा नोट छाप लिया, नोट छाप दिया, बस उसके जैसा हो गया है, इवन दो वन टाइम डिविडेंड है पर इसके जैसा हो गया। तो और इसमें थोड़ा पॉलिटिकल भी हो जाएगा ना, क्योंकि अभी बोलेंगे कि ये मोदी सरकार को मिल गया डिविडेंड, फिर अगले अगर कांग्रेस की सरकार है तो बोलेगी तुमने तो दे दिया था वन टाइम उन लोगों को, तो हमको भी दो। सही बात है। हाँ, कोई रूल बना के अगर नहीं लिया, अगर ऐसे जोर जबरदस्ती करके लिया तो फिर तो ऐसा ही हो जाएगा। कोई शायद अगर लेकिन अगर कोई रूल बनाया प्रणय तो ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कुछ ऐसा किया कि नहीं इतना, तो जस्ट कंटेक्स्ट के लिए, राइट, ये मतलब ऐसे 6 लाख करोड़ सुनने से कुछ समझिए, लाख करोड़ होते कुछ समझ में तो आता नहीं है। 6 लाख करोड़ में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अच्छा, 50,000 करोड़ का एक एनआरईजीएस है, तो आप समझ लीजिए 12 एनआरईजीएस चला सकती है। 12 एनआरईजीएस, अच्छा खासा पैसा है मतलब। हाँ, बहुत अच्छा। तो अगर एक बार 6 लाख करोड़ अगर आ जाए सरकार के पास में तो मतलब बढ़िया से कुछ खर्चा पानी निकल जाएगा अच्छा खासा। हाँ, मतलब सोच लीजिए 12 एनआरईजीएस के लेवल के स्कीम चला सकते हैं। एनआरईजीएस भारत सरकार का सबसे बड़ा स्कीम है आज की डेट। करेक्ट। या फिर एनआरईजीएस को डबल, बेसिकली बेसिक इनकम स्कीम वगैरह जो चलाना था कांग्रेस को वो पूरा चल जाता। हाँ। और दूसरा ये भी है कि ये सिग्नल क्या देगा मार्केट्स को, और मार्केट में हो गए भाई, क्योंकि गवर्नमेंट को फ्यूचर में भी ऐसा तो है नहीं कि भाई इस बार डिविडेंड दे दिया तो काम खत्म हो गया। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कमाई नहीं है, ये वन टाइम जिसको कहते हैं लॉटरी निकल गई टाइप से। तो एक तरह से कहीं पे आपने गलती से आपको एक लॉटरी पड़ी हुई मिल गई है और आप उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि एक तो ये चीज है कि सरकार ये पैसा ले, लेकिन ये जो लॉटरी टाइप का पैसा है, क्योंकि ये एक ही बार नहीं आएगा, हो सकता है ये हर 10 साल में कुछ इस तरीके का पैसा आता जाए किसी ना किसी वजह से, है ना। तो ये सरकार को बेसिकली जब ये लॉटरी नुमा पैसा हाथ में लगता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका भी कुछ अलग तंत्र होना चाहिए ना, क्योंकि बजट में तो हम स्कीम बना देते हैं। तो अब एक बार नरेगा टाइप कुछ और चालू हुआ
तो वो तो NREGS चालू हुआ तो फिर वो तो हर साल चलता रहेगा। इस साल पैसा है, अगले साल कहाँ से आएगा? सही बात है ना? तो ये लॉटरी के लिए अगर हम कुछ अलग से सोचें कि जब भी लॉटरी टाइप का पैसा आएगा तो सरकार भी में भी कुछ बुरे टाइम का फंड बना के रख ले, हाँ, है ना? क्योंकि सरकार के पास भी कौन सा बुरे टाइम का फंड है? बुरे टाइम का फंड, सही बात। राइट। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ले कि एक बार में हम कहीं खर्च कर लेते हैं कि भाई आप उसको रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, आप सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लीजिए। भाई आर्मी में जैसे इतने आपको कमी है आर्म्स इक्विपमेंट की, या तो वो खरीद लो, या फिर इतने सारे ब्रिज, सड़कें वगैरह, पोर्ट्स वगैरह बनाने हैं वो बना लो, क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ रेगुलर वाला नहीं होगा। तो ये भी ऐसा कुछ किया जा सकता है ना कि भाई लॉटरी आने से आप इसकी कोई NREGS नहीं बना सकते, आप कोई इसकी बेसिक इनकम स्कीम नहीं बना सकते, आप इसका सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुछ बनाइए इससे। पर अगेन ये रूल अगर कमेटी में जैसे हो सकता है, नहीं मानो कि हो भी गया तो भी इसके बाद हमें ये भी सोचना है कि भाई ये कैसा प्रेसिडेंट सेट करेगा फ्यूचर के लिए, जैसा आपने बोला। तो वो प्रेसिडेंट एक जो है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू भाई रूल्स क्या बना रहे हैं। और एक बार रूल्स हो गए और रूल अगर लेजिटिमेट हुए, रीजनेबल हुए, तो फिर अंडरस्टैंडेबल है। पर इसमें भी जैसे कमेटी है तो भी हाल ही में न्यूज में निकला था कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है कमेटी में, तो उनके बीच में और RBI के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बीच में भी काफी सारी डिसएग्रीमेंट्स हुए कि भाई अभी आगे बाहर नहीं पड़ा, पर अब रिपोर्ट में आगे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। पर इसमें जस्ट थोड़ा अगर आगे हम गवर्नमेंट और RBI के तनाव के बीच में बात करें तो विरल आचार्य, जिन्होंने आज या कल रेजिग्नेशन भेजा, उनका अक्टूबर में जो लेटर था या स्पीच थी उनकी, वो बहुत पढ़ने जैसी है, जिसमें उन्होंने एक चीज लिखी थी कि RBI और गवर्नमेंट, ये दोनों की एक RBI की तरफ से अगर हम RBI का पर्सपेक्टिव देखें तो ये चीज है कि भाई RBI और गवर्नमेंट का होराइजन जो है वो होराइजन बहुत डिफरेंट होता है। अब गवर्नमेंट का बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन होता है कि जैसे गवर्नमेंट 5 साल के लिए सोचेगी एक इलेक्शन से अगले इलेक्शन तक, पर RBI को कम से कम 10, 15, 20 साल सोचना है। राइट। तो उन्होंने उदाहरण दिया था T20 और टेस्ट मैच का, कि भाई गवर्नमेंट तो T20 खेलती है और RBI जो होती है उनको टेस्ट मैच खेलना पड़ता है। ठीक। दूसरी चीज ये भी है कि भाई RBI के पास जो टूल्स है, जो औजार है, जैसे कि मानो इंटरेस्ट रेट, उसको जब लागू करे, उस पर जो एक्शन ले, तो उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में होता है, पर उसकी कॉस्ट जो होती है वो लॉन्ग टर्म में होती है। कि जैसे कि RBI ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो शॉर्ट टर्म में तो इकोनॉमी शायद ग्रो करे, पर लॉन्ग टर्म में उसका हो सकता है कि वो इन्फ्लेशन में वो इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट हो रहा है लॉन्ग टर्म में। सिमिलरली ये मनी सप्लाई में भी यही चीज होती है। तो एक ये भी है कि भाई RBI के काफी सारे औजार जो होती है और टूल्स है उनके पास, वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होते हैं पर लॉन्ग टर्म में नहीं होते। तो RBI को तो क्या है कि लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है कि भाई लॉन्ग टर्म में हमारे पास हम क्या कर सकते हैं। पर दूसरी साइड से अगर हम देखें गवर्नमेंट की साइड से, तो गवर्नमेंट की साइड से ये भी है कि भाई कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक, उनको सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं। RBI को तो कोई इलेक्ट नहीं करता, RBI को तो गवर्नमेंट लगाती है, पर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। सो अगर RBI कोई डिसीजन ले, मानो RBI डिसीजन ले और वो गलत निकले, तो ब्लेम जो है वो तो गवर्नमेंट पे जाएगा। जैसे कि हम UPA 2 की बात करें तो UPA 2 में अगर कुछ भी जैसे कुछ इश्यू जो है, जो इन्फ्लेशन है और फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये सब जो इश्यूज हुए थे, जो बढ़ गए थे, तो उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम काफी हद तक गया था। सिमिलरली NDA के टर्म में भी काफी जो इश्यूज हुए उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम जाता है, RBI को कम ब्लेम जाता है, क्योंकि कॉमन पब्लिक जो है वो तो इतना सारा RBI का वो ऑपरेशन का वो सबसे उनको लेना देना है नहीं ज्यादा। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, तो RBI सही में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं ना कि अभी किसी ने तो ये स्टेटमेंट दिया था कि टू मच इंडिपेंडेंस विद द RBI इज आल्सो नॉट सोशली ऑप्टिमल, जिसको बोलते हैं सोशली ऑप्टिमल जो है वो लेवल क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंस का। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई टिरेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स हो, जिसको बोलते हैं हम, कि RBI में तो बिकॉज ये टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, तो एकेडमिस्ट, इकोनॉमिस्ट कि वो लोग इक्वेशन बिठा रहे हैं, पर लोगों को क्या चाहिए इसको पूरा का पूरा ताक पे ही रख दिया। राइट। तो एक ये बैलेंस है कि भाई अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के पास है, तो पावर भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, पर दूसरी तरह ये भी और मुझे लगता है उसमें जो करंट सिस्टम है वो ठीक है ना। मतलब फाइनली RBI का गवर्नर ही जब गवर्नमेंट नियुक्त करती है तो कहीं पे तो गवर्नमेंट के पास में एक कंट्रोल होता ही है,
और अब तो बहुत ही ज्यादा है, एमपीसी के सारे मेंबर भी गवर्नमेंट नियुक्त करती है। हाँ तो एक तरह से फाइनल कंट्रोल तो सरकार के पास है ही, लेकिन अब डे टू डे का प्रेशर नहीं है आरबीआई के पास, जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो मेरे को लगता है वो बैलेंस तो हिंदुस्तान का जो एटलीस्ट स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन का, वो तो ठीक है। ठीक है। अभी जैसे हालांकि कंट्रोवर्सी जो निकली थी वो आरबीआई एक्ट जो है 1934 की, उसका सेक्शन 7 जिसको बोलते हैं, सेक्शन 7 में ये इशू निकला था कि भाई गवर्नमेंट ने आरबीआई को डायरेक्ट किया कि भाई आप ये करो। हाँ, कि ये वो मुझे भी लगता है कि मतलब वो रखा हुआ है इमरजेंसी मेजर के लिए, इमरजेंसी में। हाँ, पर अब और वो ठीक है, होना भी चाहिए। सरकार के पास कभी इमरजेंसी हो तो भाई फिर तो भाई कोई लड़ाई वड़ाई की नौबत आ गई है तो फिर आरबीआई को बोलना है कि भाई अभी चुप रहो थोड़ी देर। हाँ लेकिन आप रोज थोड़ी इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हो। मतलब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो उसमें जो लाइंस है वो ये है कि भाई इन पब्लिक इंटरेस्ट आरबीआई हाँ अच्छा गवर्नर। तो भाई अच्छा इन पब्लिक इंटरेस्ट क्या है और कब कर सकते हैं? ट्रेडिशनली क्या हुआ है कि जो लेगेसी है, हम बोलते हैं आरबीआई की लेगेसी, आरबीआई गवर्नमेंट रिलेशन की, रिश्ते की लेगेसी, उसमें कभी गवर्नमेंट ने ये यूज नहीं किया सेक्शन 7। अभी यूज किया है, तो इवन दो लीगली तो ये सही है कि भाई यूज कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है आरबीआई को। जैसे दूसरे रेगुलेटर्स है उसको भी आरबीआई डायरेक्ट कर सकती है, सेबी हो या टीआरएआई हो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, या और कोई भी अर्डा हो या पेंशन फंड रेगुलेटरी कमीशन हो, उनको डायरेक्ट कर सकती है बाय लॉ। तो आरबीआई के लिए भी सेम उपलब्ध ये लागू होता है कि भाई गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है। बस यही है कि ये जो टेंशन है आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में, वो टेंशन रहते हैं कि भाई आरबीआई की तरफ से, जैसे हमने बात किया, होराइजन का एक इशू है, आरबीआई लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म। दूसरा, आरबीआई का जो औजार है, जो टूल्स है, उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म कॉस्ट होते हैं। हाँ ठीक है। और गवर्नमेंट के साइड से हम देखें तो भाई गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो गवर्नमेंट को ब्लेम जाता है, तो गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स होने चाहिए। वो पावर्स को कब यूज करना, कैसे यूज करना, उस पे वो एक विवादास्पद है। हाँ हाँ। वैसे सौरभ, मैं आपके एक पॉइंट से सहमत नहीं हूँ कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि अच्छा, मनी क्यों? तो फंजिबल है ना। तो अगर आपने यूज कर लिया कैपिटल फंड के लिए, पर उनके पास फिर सरकार जो अभी पैसा लगा रही थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसी पैसे से वो एक बेसिक इनकम स्कीम भी चला सकती है। करेक्ट, लेकिन फिर भी एक चेक हो जाएगा ना प्रणय, कि भाई वो जो स्कीम चलाएगी, एटलीस्ट उसको देखना पड़ेगा कि उसके वो रेवेन्यूज में मीट होती है कि नहीं। वो मॉनिटर करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा? हाँ, मॉनिटर करना, हाँ, ये बात ठीक है। मतलब आप इधर से उधर पैसा तो कर ही सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो चेक रहेगा ना, कि आज की डेट में तो, लेकिन अगर पैसा आया तो आप वो फिर कहीं पे भी लगा सकते हो। पर मुझे लगता है जैसे किसी घर की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी लॉटरी आ जाए तो अगर आप उसको पैसे को इन्वेस्ट करते हो या उसके कोई फिजिकल एसेट्स बनाते हो, कि कोई जमीन खरीद ली या फिर कोई फैक्ट्री लगा ली या कुछ लगा लिया, बजाय इसके कि आप फॉरेन हॉलीडे पे चले गए, ठीक है, या फिर आपने जाकर के बोला कि चलो ये मेरी नाक ठीक नहीं लग रही है, इसके मैं नक्श जो है न्यूयॉर्क के कॉस्मेटिक सर्जन से ठीक करवा लेता हूँ, है ना। तो ये खर्चों में कुछ तो फर्क है ना। तो मनी भले ही फंजिबल हो, लेकिन आप कैसे उसे खर्च करते हैं, इनमें कुछ तो फर्क है। तो जब लॉटरी का पैसा आता है, उसको कैसे खर्च करना चाहिए, इसका मुझे लगता है कि इन जनरल, क्योंकि ये आरबीआई का पैसा है, ये लॉटरी टाइप का पैसा है, ये ठीक है, अभी ये मिल गया और ये हो सकता है 10-15 साल में फिर से कभी मिल जाए, और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अचानक से बेसिकली देश को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास अचानक से 5 लाख करोड़ आएगा तो हम क्या करेंगे इसका। हाँ, और वैसे ये लॉटरी का कारण क्या है? ये लॉटरी भी मिलने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है ना। इस बार लॉटरी नहीं, ये लॉटरी का कारण मुझे जैसा अभी दिख रहा है साफ साफ, कि एक तो ये है कि इंडिया की करेंसी जो है वो वीक होती गई है काफी टाइम से। और हमारे पास काफी सारे चीज, जैसे अभी सोना है, अब सोना हमने रखा हुआ, उसका भाव बढ़ता जा रहा है, तो उसका भाव बढ़ गया है, तो वो सोने का जो भाव बढ़ा है, तो आपके पास में एक तरीके की इनकम बढ़ गई ना। तो आपके पास कुछ अच्छे एसेट्स हैं जो कि जिनकी इनकम बढ़ रही है। और एक और चीज है, जैसे आपके पास कंटिजेंसी फंड है, तो अब हर साल कंटिजेंसी फंड में पैसा डालते हो सोच के कि इसकी जरूरत पड़ेगी, पर मान लो आपकी किस्मत अच्छी रही है और आपको 20 साल से कंटिजेंसी फंड नहीं यूज करना पड़ा, तो फिर एक तरह से आपके पास में आपने जो रिस्क के लिए पैसा रखा था, अब आप वो यूज कर सकते हो ना। और इसमें सौरभ, इफ आई मे इंटरप्ट, इसमें जैसे विरल आचार्य की जो स्पीच थी, उसमें वो लोग ने उन्होंने जो अर्जेंटीनियन गवर्नर का जो उदाहरण दिया है, ठीक है, अर्जेंटीनियन गवर्नर, अब एक जो कारण था जो उन्होंने रिजाइन किया था, वो उसलिए रिजाइन किया था ताकि अर्जेंटीनियन सरकार जो है
वो बोल रही थी कि भाई आपको रिजर्व्स अर्जेंटीनियन सेंट्रल बैंक का उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से उनके पास $18 बिलियन जितना एक्सेस रिजर्व था। और उसमें से आई थिंक $6 बिलियन जितना ट्रांसफर करने की बात हो रही थी आरबीआई क्या अर्जेंटीनियन सेंट्रल बैंक सरकार को। तो अभी गवर्नर चाहते नहीं थे कि भाई ये हो, और उस लिए उन्होंने स्टेप डाउन किया। अब उन्होंने स्टेप डाउन किया उसके आई थिंक 2 महीने बाद की बात है कि जो ये ट्रांसफर भी हो गए, $6 बिलियन ट्रांसफर भी हो गए अर्जेंटीनियन सरकार को। उसके बाद ये हुआ कि इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, मार्केट के, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड्स भी फ्यूचर में तो चाहिए होता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी ट्रेड होते रहते हैं, मतलब जिनसे गवर्नमेंट को लोन मिलती है। तो अब ये बॉन्ड्स की भी कॉस्ट होती है। गवर्नमेंट को जो लोन्स मिलती है इंटरनेशनल मार्केट से, मतलब मानो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, हम भी पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, लोन देते हैं। तो इसकी एक कॉस्ट होती है कि जो कॉस्ट 2 महीने पहले उन्होंने मॉनिटर किया वो बढ़ गया था 2.5%। मतलब ऑलमोस्ट उनकी जो कॉस्ट है वो 2.5% 2 महीने बाद ही बढ़ गई थी। और ये इसलिए बढ़ गई ताकि बिकॉज जो मार्केट है, जो लोग गवर्नमेंट को लोन देते हैं, वो लोग के हिसाब से अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ज्यादा रिस्की हो गई। करेक्ट। वो वो ठीक बात है कि मतलब इस तरीके का ये एक थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड टाइप का, ये नॉर्मल टाइप का स्टेप तो है नहीं। तो बाकी पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेडर वगैरह हैं वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ खून लग रहा है हमारे मुंह में। तो जैसे फॉरेन बोलते हैं ना कि इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, एफडीआई हो, एफपीआई हो, जो भी हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट महंगा हो जाएगा, मतलब कोई भी, जैसे अर्जेंटीनियन के गवर्नमेंट के लिए ऐसा हो गया 2010 के बाद कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही महंगा हो गया। करेक्ट। भाई गवर्नमेंट को पैसे चाहिए फ्यूचर में, तो वो मिलने के लिए ब्याज जो है वो 2.5% ज्यादा भरना पड़ेगा। तो ये जो हम सिग्नलिंग की बात कर रहे थे कि ये सिग्नलिंग इश्यू जो है, जो विरल आचार्य जी भी थोड़े कंसर्न है इसके लिए कि भाई वो सिग्नलिंग जो है वो बुरा पहुंच सकता है। पर अगेन ये सब क्या है कि हम इश्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई थिंक एंड लेट्स होप कि जो कमिटी है, जो रिपोर्ट हम इसीलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, ताकि कमिटी हमारी बात सुनेगी। हमें को तो पता है सब कैसे करना है। और एक और कारण वैसे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, जो तेल की कीमत जो कम रही है पिछले कुछ सालों में, उसका कुछ फायदा हुआ होगा ना ये रिजर्व बनाने में हर्ष? उसमें से फायदा ये रुपए के हिसाब से, आई थिंक उसका फायदा सरकार को हुआ प्रणय, रिजर्व बैंक को नहीं हुआ। रिजर्व बैंक को इसी तरह हुआ होगा कि भाई रुपये जो है वो रिलेटिवली मेंटेन रहा, अपनी रेंज में रहा है, बिकॉज ऑयल प्राइस, क्योंकि ऑयल प्राइस डेफिनेटली अगर ऑयल प्राइस बढ़ेगी $100-120 हो जाएगा तो रुपये की वैल्यू भी ज्यादा डिवैल्यू हो जाएगा रुपये। नहीं तो इनफैक्ट ज्यादा डिवैल्यू होने से तो इनको फायदा होता है आरबीआई को। हाँ, फायदा होता है, एग्जैक्टली, और फायदा हो जाता है इनफैक्ट। तो ऑयल की प्राइस से ज्यादा जो विंडफॉल मिला प्रणय, वो सरकार को मिला, क्योंकि ऑयल की प्राइस कम हुई लेकिन सरकार ने जो हमारा कंज्यूमर प्राइस है उसको मेंटेन करके रखा। तो जो डिफरेंस था वो टैक्स के रूप में लेते रहे, टैक्स के रूप में चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा बोनांजा एनडीए 1, जो एनडीए 2 को, इन एनडीए 2 थी ना भी, तो एनडीए 2 को जो बहुत बड़ा एक बोनांजा मिला था वो यही था कि उनको हर साल जो ऑयल प्राइस की वजह से काफी बड़ा एक अमाउंट जो है वो जो पहले यूपीए 2 के बाद में नहीं था वो उनको मिला। तो वो फिस्कल साइड में हेल्प हुआ, मॉनेटरी साइड में हेल्प नहीं हुआ। नहीं, पर हर्ष जैसे अगर कीमत बढ़ गई तेल की तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा पैसे जाएंगे ना, ज्यादा डॉलर जाएंगे उतनी मात्रा में ही ऑयल खरीदने के लिए। हाँ, उतने बराबर है। पर इसमें क्या है कि दोनों का बैलेंस रहता है कि एक तो फॉरेक्स रिजर्व कितना कम हुआ, और दूसरी तरफ अगर रुपी डीवैल्यू हुआ, मानो कि अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाए $100-120 हो जाए, तो दूसरी तरफ रुपी कितना डीवैल्यू हुआ, और वो डीवैल्यू होने का इम्पैक्ट जो है वो आरबीआई के रिजर्व्स पे कितना पड़ता है। हाँ। तो प्रणय उसमें तुम ये देखो कि हमारा टोटल करेंसी, जो आरबीआई का टोटल करेंसी है वो 26 लाख करोड़ है, वो कम हो जाएगा। लेकिन हम जो उनके पास में 7 लाख करोड़ है जो कि सिर्फ मुनाफे वाला पार्ट है, हम सिर्फ उसको काउंट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ये 7 लाख करोड़ तो शायद बढ़ जाता। और राइट। और इसमें खैर एक चीज और भी मुझे लगती है, जैसे रिस्क वगैरह जो है उसमें एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं देखना चाहिए। आई मीन इंडिया का जीडीपी भी बढ़ रहा है, जो टोटल रिजर्व है वो एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है, राइट हर्ष? तो ये भी एक चीज है सोचने वाली कि अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट मत देखो
पर आप ये हाँ देखो कि एज अ परसेंटेज ऑफ GDP के जीडीपी जो कंपेयर है ये पैसा कितना है, कितना है, सही बात है। और वो देखा जाए तो वो एग्जैक्टली सेम रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं एग्जैक्टली है। तो मानो अगर दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए या कोई भी लिक्विडिटी क्राइसिस आए, जैसे अभी एनबीएफसी में चल रहा है या कोई टाइप का, तो तो इतना सा ऑब्वियसली पैसा लगेगा। राइट तो इतना पैसा आराम से लगेगा। आईएलएनएफएस अगर सही में अभी मतलब जो भी जैसा डूबा नहीं है, पर अगर डूबेगा तो 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। अभी अभी तक तो आरबीआई ने बोला है कि भाई हम इंटरफियर नहीं करेंगे, हमें लग रहा है कि सिचुएशन ठीक है, हाँ। पर मतलब ये सब इश्यूज है जो ध्यान में रखने बराबर है। तो हर्ष, अगर आपको बिमल जालान कमेटी में बैठा दिया जाए तो आपका क्या सॉल्यूशन रहेगा? देखिए, मेरा सोल्यूशन तो अभी ये मुझे सौरभ ने जो बोला वो भी एक तो आइडिया ठीक बैठ रही है कि भाई पहले तो सबसे पहले तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके देखने पड़ेंगे कि भाई हमारी जो करेंसी एंड गोल्ड इवैल्यूएशन अकाउंट है जिसमें 7 लाख करोड़ अभी है, अब वो 7 लाख करोड़ ज्यादा है या कम है। कंटीजेंसी फंड को तो हम टच ही नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि कंटीजेंसी फंड हमें चाहिए होता है और वो इंडिया को चाहिए होता है। अब इंडिया को पता नहीं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो क्या इम्पैक्ट हो एंड कब आ सकता है, वो कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। तो कंटीजेंसी फंड को टच नहीं कर सकते, पर अगर गोल्ड और करेंसी रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें अगर मानो ज्यादा है 7 लाख करोड़, तो कितना ज्यादा है वो हमारी टेक्निकल टीम जो होगी, ठीक है, उसका जो रिपोर्ट होगा उसको देख के फिर डिसाइड शायद हम कर पाए कि भाई ज्यादा है। पर ऑब्वियसली 7 लाख करोड़ है तो 7 लाख करोड़ में से पूरा तो हम ट्रांसफर कर नहीं सकते, कर सकते तो 2 लाख करोड़। उसके बाद जैसे सौरभ ने बोला कि भाई शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम स्पेंड कर पाए, ऐसा रूल लागू कर दे कि भाई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही डाल सकते हो, तो ये कर सकते हैं, नहीं ये एक एक्सप्लोर करना उचित होगा आइडिया। पर अदरवाइज आई थिंक ऐसे हम देखे सिर्फ कंटीजेंसी फंड देखे हम, तो कंटीजेंसी फंड या फिर जैसे प्रणय, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बोलूंगा कि, और ये खासकर ये पैसा जो है हमारे पास क्योंकि फॉरेन करेंसी में है, राइट, हम ये भी बोल सकते हैं कि हम सिर्फ फॉरेन एसेट्स एक्वायर करें। जैसे हमने ओएनजीसी विदेश वगैरह को, अब जैसे चाइना ने ये किया है कि काफी सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको उन्होंने एक्वायर किया है। हम क्या ये पैसा यूज करके कोई दुनिया, मतलब हम जाके कोशिश करें कि क्वालकॉम में 20% का स्टेक खरीद लें, या फिर रेयर मेटल्स जैसे वो एनएमडीसी विदेश, जहाँ जो भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे अगर हमको लगता है फेसबुक हमारे कंट्री में इतना इंपॉर्टेंट हो गया तो हम फेसबुक में क्यों ना ले ले 5% स्टेक, और फिर हम उसके बोर्ड में एक आदमी अपना बिठा दें ताकि वो गड़बड़ ना कर पाए थ्योरेटिकली, तो सॉवरेन फंड क्रिएट करके फिर इन्वेस्ट, हाँ, कि कोई सॉवरेन फंड क्रिएट करके उसके थ्रू जो है हम देखें कि हम हिंदुस्तान के बाहर क्या कर सकते हैं, तो पैसा हिंदुस्तान के अंदर खर्ची ना हो। ये एक फॉरेन पॉलिसी का और फॉरेन स्ट्रेंथ का टूल बन सकता है पैसा। राइट। सो आई थिंक इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफी इन्वॉल्व रहता है कि भाई हम पहले, बिकॉज लेगेसी ये है कि पहले कभी भी ऐसा इश्यू नहीं हुआ है कि भाई हम सरप्लस रिजर्व ट्रांसफर करें, इतना सारा सरप्लस रिजर्व। तो अगर हम ये पहला स्टेप ले पहली बार हिस्ट्री में, तो इसका सिग्नल क्या हो सकता है मार्केट्स को, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो और इसलिए सॉवरेन फंड वाला आइडिया जो है फिर वो शायद डिविडेंड देना भी ना पड़े, उसको किसी और स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू राउट भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो शायद जो है ऑप्टिक्स भी मेंटेन रहेगा। अच्छा, ऐसे भी सजेशंस है कि भाई अगर डिविडेंड दे तो ये भी एक रूल रख सकते हैं कि हम डिविडेंड मतलब एक रूल रखते हैं कि ये जो डिविडेंड हम आपको देंगे, मतलब सरकार को देंगे, वो आप सिर्फ अपना जो लोन है जो हमने ले रखी है उसको आप मिटाने के लिए आप यूज करोगे। अच्छा, क्योंकि इंटरेस्ट पे आउट ही कंट्री का इतना ज्यादा है तो आप बेसिकली अपना लोन कम कर लो पहले, लॉटरी आने के बाद, जिसको घर के लिए भी बोलते हैं कि भाई पहले अपने लोन माफ कर लो, लोन माफ कर लो। तो ये भी एक रूल हो सकता है कि अगर भाई करना ही है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पेंडिंग में मत यूज करो, आप सिर्फ अपना लोन कम कर लो, तो आपकी एटलीस्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो जाएगी। तो वो तो एक्चुअली इकोनॉमी को काफी स्ट्रांग करने वाली चीज है। नहीं, और इंटरेस्ट पेमेंट जैसे आजकल की डेट में जो हमारी केंद्र सरकार है, अगर वो 1 रुपया खर्च करती है तो उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा, मतलब 25 पैसा उस 1 रुपये में से सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही जाता है, पिछले लोनों जाता है। अरे बाप रे, तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा यूज है। अगर कोई लॉटरी आए तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पे आउट तो कम कर लो। ठीक है। और वो एक वन टाइम रिडक्शन है, और उसमें मतलब ये कैपिटल और इन सब का चक्कर भी नहीं है, ये तो काफी सिंपल रूल हो गया। मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट का भी चक्कर नहीं है। हाँ, तो ये
काफी सारे इंटरेस्टिंग दिलचस्प इश्यूज है जो कमिटी को देखने पड़ेंगे ये चीज। नहीं, पर ये इंटरेस्टिंग चीज थी। कमिटी पता नहीं, ये कमिटी का ये मुझे एक अच्छी चीज लगी हमारी डिस्कशन में। मैंने बाकी जगहों पे काफी ये इशू को पढ़ा, तो बाकी सब जगहों पे मेनली ये डिस्कशन ये है कि सरकार कितना पैसा ले सकती है, पर ये नहीं कि वो उस पैसे का क्या करे। ये मेरे ख्याल से कमिटी का रेफरेंस भी नहीं है। कमिटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही है कि उसको कितना पैसा, आरबीआई को कितना पैसा रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है ये ज्यादा जरूरी चीज है कि हमको पहले सरकार को बताना चाहिए तुम पैसा खर्च कैसे करो, क्योंकि पैसा एक बार मिल गया उसको तो फिर तो वो कुछ भी करती रहेगी। अगर सोच समझ के खर्च करें तो लो ना पैसा, फिर क्यों ना लो। हाँ, पर प्रिंसिपल यही है कि जो राज्य है वो इसको कैसे, कभी भी मतलब कोई भी राज्य के पास हाथ में पैसे जाए तो आई थिंक हार्डली कोई इंस्टेंस ऐसे होंगे, उदाहरण ऐसे होंगे कि उसका सही इस्तेमाल किया हो। हाँ, पर वो लेकिन ये कुछ इस तरह से अगर रूल बना दे तो हो सकता है ना, जैसे ये इंटरेस्ट के लिए खर्च किया जाए, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है एक्चुअली। सही बात है। बस यही एक थॉट उसके पीछे होना चाहिए कि भाई एक तो सिग्नल क्या भेजेंगे, और दूसरा ये लेगेसी में हुआ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है, तो ये एक जो भी डिसीजन लेंगे इसमें, ये एक तरह से देखे तो एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट सेट करेगा। फ्यूचर में जब सरकार कोई भी सरकार हो तो वो आगे यही फॉलो कर सकती है। ठीक है, तो बहुत सही लगा हर्ष ये बात करके। और मुझे सबसे मजा इस बात से आया कि अक्सर मैं जब भी पब्लिक फाइनेंस की डिस्कशन करता हूँ तो प्रॉब्लम ये रहता है कि पैसे की किल्लत रहती है। आज पहली बार हम लोगों ने डिस्कस किया ऐसा मुद्दा कि हमारे पास ज्यादा पैसा है, उसका कैसे उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है प्रणय, ऐसे और मौके आए देश के पास। तो हम लोग इंतजार करेंगे उन मौकों का, और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये बिमल जालान कमेटी क्या डिसाइड करती है। तो हर्ष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ज्ञानवर्धक सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स हर्ष। सेम टू यू प्रणय एंड सौरभ, बहुत मजेदार डिस्कशन रहा, मजा आ गई। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। Hi, I'm Anupam Gupta, B50 on Twitter, and listen into the Equity Sahiya podcast brought to you by Motilal Oswal Asset Management Company. The Equity Sahiya podcast offers deep investment insights into the potential of many sectors in India which are growing and have a lot to offer for your portfolio. New episodes out every Tuesday on the IVM Podcast app or any other app where you get your podcasts from. Hey Krupa, check out my beatboxing. Boots and cats and boots and cats. Hey man, and please boots stop. And cats. Alright, check out my singing. No, I'm serious, stop. But why? Because you're genuinely bad and because you've got actual talent to showcase. Presenting the ATKT Talent Time podcast, where I, Krupa, an IP man, chat with some immensely talented college students about the fun part of college, like freshers' life, the music and poetry scene, side hustles for college students, and the not so fun, like weird dress codes, hostel deadlines, and ragging. New episodes every Tuesday on the IVM Podcast app, the IVM Podcast website, and wherever else you get your podcasts from. Hey Krupa, check out my poetry. Roses are red, No. violets are blue. No. You are special. Please.